तो चलिए, तो आज हम एनसीईआरटी कंपटीशन के क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पर डिस्कस करेंगे। पिछला क्लास में हम किए थे डिस्कस अर्थात विश्व के प्रमुख फसल अर्थात धान का हो गया, आपका गेहूं का हो गया, मक्का भी हो गया, कपास भी हो गया और आज जूट। कपास का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताए थे आप लोग। हमने बताया थे कि कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज बताए थे कि कपास के लिए 210 दिन पाला रहित मौसम की जरूरत होती है। और एक और महत्वपूर्ण बताए थे कपास के संबंध में कि कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अतः काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अर्थात कपास के ये 3 वो पॉइंट है, बड़ी ही चुलबुली पॉइंट है, याद रखिएगा। ये कंपटीशन में घूमते रहता है, इसलिए तीनों को तो बिल्कुल जुबान पर रखिएगा। हमको नहीं लगता है तीनों में से कोई भूलिएगा। तो शायद कपास हो गया, उसके बाद जूट आएगी। जूट पर भी पिछले क्लास में आंशिक रूप से चर्चा हुआ था। आज थोड़ा सा डिटेल्स और बता दें कि जूट दूसरा महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। सिर्फ भारत के नहीं, पूरे दुनिया की बात, रेशेदार फसल जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है। और इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जिस तरह से कपास को उजला सोना कहा जाता है, उसी तरह से जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और जूट के उत्पादन के लिए तापमान और वर्षा दोनों क्या चाहिए? उच्च चाहिए। तापमान भी और वर्षा भी दोनों उच्च चाहिए इसके लिए। और जूट से क्या क्या बनाया जाता है? बोरा, दरी, रस्सी आदि। अर्थात बोरा, दरी, रस्सी के उद्योग में जूट कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमने जूट के विषय में उत्पादन भी बताए थे कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब में जूट की खेती व्यापक रूप से होती है। और खास करके जूट की खेती वही होती है जहां के मिट्टी पर जल टिक सके, अर्थात जहां की भूमि थोड़ा सा नीचा रहता है, निम्न रहता है, जहां की जल जम सके, तो वहां जूट की खेती होती है। क्योंकि जूट जो अंतर्गत पटवा, सोन इत्यादि, पटवा और क्या है छन्नी, ये सब जो आते हैं, तो इसको काटने के बाद भी कुछ समय पानी के अंदर इसको रखना पड़ता है, तब ये जाके इससे रेशा तैयार होता है। तो जूट का भी उत्पादन क्षेत्र भी आंशिक रूप से जान गए। और आज जो हम लोग को पढ़ना है डिटेल में, वो क्या पढ़ना है? चाय। तो आइए अब चाय पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चाय तैयार कैसे होती है और चाय क्या है, उस पर डिटेल से सुनिए। चाय एक सदाबहार पौधा होता है, झाड़ीदार पौधा होता है। सदाबहार का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा पौधा जो सालों भर हरा भरा होता है। और चाय उसी सदाबहार एक पौधा का नाम है जिस पौधों के पत्ती से तैयार किया जाता है। उसकी जो पत्तियां होती है उसी को सुखाकर, कूटकर थोड़ा सा पेस्ट के रूप में बनाया जाता है। और पेस्ट के रूप में जब वो पेस्ट को फिर मशीन से या अन्य चीज से उसको सेव किया जाता है। आप देखे होंगे चाय पत्ती जो मार्केट से लाते होंगे, उसमें दाना दाना पड़ता है, तो उसी को सुखाया जाता है। फिर पत्ते को कूटा जाता है, एकदम आटा जैसे हम लोग गेहूं का आटा को गूंथते हैं रोटी बनाने से पहले, ठीक उसी तरह से वो बन जाता है। कौन? चाय का पत्ता। और फिर उस गूंथे हुए चीज को फिर दाना दाना जैसे मशीन से बना दिया जाता है। तो उसी को जब हम लोग इधर लाते हैं तो कहते हैं चाय पत्ती। तो आपने चाय देख लिए कि एक सदाबहार चाय के पौधा है, उनके पत्तियों से तैयार की जाती है। अब सवाल उठता है कि इसको क्यों लोग पीते हैं? इसको पीते हैं क्यों? तो मैं बता दूं कि चाय में चाय में थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। THEIN, थीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। और जो शरीर में जब जाता है तो थोड़ा देर के लिए जितने भी शरीर के सेल हैं उसको ताजा कर देते हैं, ताजगी ला देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। इसलिए जब वो शरीर में जाते हैं तो जितने भी हम लोग कोई काम करते हैं या कहीं सोए हुए हैं, कहीं पर भी हैं, तो हमारे सेल जो शरीर के हैं वो क्या होते हैं? थोड़ा सा अस्थिर हो जाते हैं, थक जाते हैं, अर्थात वो मुरझा जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं।
तो ये जब चाय हम लेते हैं शरीर में, तो वो थीन जब जैसे जाता है तो सब सेल को क्या करता है, थोड़ा देर के लिए सक्रिय एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है उसको थोड़ा देर के लिए, और फिर हमारा शरीर लगता है कि ताजा हो गया, फिर से हम काम करने के लिए, फिर से पुनः पहले जैसे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए चाय लोग लेते हैं, अर्थात खास करके जो बराबर काम करते हैं, या जब लोग सुबह में जगते हैं तो सुबह में थोड़ा सा मुरझाए हुए रहते हैं, तो तुरंत ताजा होने के लिए क्या ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं। ये तो वैज्ञानिक सार्य या जिस दृष्टि से भी कहिए है, लेकिन वर्तमान समय में चाय हमारे समाज, हमारे परिवार का एक सम्मान का वस्तु बन गया है, एक शौक का वस्तु बन गया है, एक आदत की वस्तु बन गई है। नहीं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि चाय नहीं पीते हैं तो सर दर्द करने लगता है, ये भी सुनने के लिए मिला होगा। ये मेरे भाई सर दर्द करने का ये कोई इसमें वो लॉजिकल नहीं है। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि चाय हम लोग उचित मात्रा में लें, अगर सुबह में लें या फिर जब बहुत देर काम कर लिया तो थोड़ा सा ले लीजिए। इसको ये माथा दर्द या शौक से या इसका मान सम्मान की वस्तु इसे नहीं बना है। सिर्फ इसको जब आप लगे कि हम थक गए हैं, मुरझा गए हैं, तो थोड़ा ले लीजिए। बस कि कोई गेस्ट आवे, हम लोग भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं ना, पता नहीं ये धारणा कैसे होगा कि गेस्ट लोग आते हैं तो बिल्कुल बाय फोर्स उस पर करते हैं कि नहीं वो वहां पर वो गड़बड़ कर जाते हैं। और फिर सर भारत में चाय का प्रचलन कैसे? मैं आप सुनो, आप क्वेश्चन का टोटल का जवाब दे रहे हैं, मैं तो अभी चाय बता रहा हूँ कि आखिर क्या है। अब आइए कि जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर, तो 1840 ईस्वी में भारत में अंग्रेज ही चाय की खेती शुरू करवाया था। 1840 ईस्वी में अंग्रेज ही चाय की खेती करवाया था, यहाँ पर चाय की वही खेती शुरू करवाया था। और भारत के लोगों तो कर्मशील व्यक्ति हैं, काम करते रहते हैं। इसको चाय पीने के बाद थोड़ा सा मुरझाने के बाद फिर लगता है कि नहीं, फिर से हमको काम करने का मन करने लगता है। अतः यहाँ के लोग इस चाय का आदी बन गया, चाय का शौकीन हो गया, चाय का आदत लग गया उसको। और फिर जब जिस चीज का आदत लग जाता है तो उसका खेती करना या उसकी मांग बढ़ जाता है। जब मांग बढ़ जाता है तो खेती करने वाले, उगाने वाले की संख्या बढ़ जाता है, और फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में भारत में चाय की खेती व्यापक रूप से होने लगा। वैसे प्रेजेंट टाइम में भी शायद चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन खपत में पहला स्थान है, अर्थात बहुत खपत करता है भारत में चाय। तो आपने चाय को देखे, अब मैं थोड़ा सा चाय के विषय में और थोड़ा सा बता दूं कि चाय की खेती जो होती है वह ढालूनुमा भूमि पर होती है, ढालूनुमा भूमि पर, अर्थात पर्वतीय या पठारीय क्षेत्र में इसकी खेती संभव है, क्योंकि इसके जड़ में जब पानी लग जाएगा ना ये सूख जाएगा। ये ऐसे खेत होना चाहिए जहां पर पानी अधिक देर तक रुके नहीं तो ये सूख जाएगा। इसलिए यह चाय की खेती मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र में, पठारीय क्षेत्र में होता है। भारत के असम, त्रिपुरा, मेघालय में इसकी खेती व्यापक रूप से होती है। तो शायद चाय आपने समझ गए। मैं थोड़ा सा बता दूं इसके विषय में, चाय के विषय में कि तापमान इत्यादि क्या जरूरत पड़ती है, नहीं जरूरत पड़ती है। मैं बता दूं कि चाय के लिए उष्ण जलवायु की जरूरत पड़ती है, लंबी उष्ण जलवायु, मतलब गर्मी की ऋतु ही चाहिए इसको, लेकिन छोटी ऋतु नहीं, लंबी चाहिए, लंबी ग्रीष्म ऋतु की जरूरत पड़ती है। तापमान नॉर्मल चाहिए, नहीं तो ज्यादा अधिक का नहीं, कम नॉर्मल चाहिए। वर्षा भी उसी हिसाब से चाहिए, लेकिन वर्षा इतनी चाहिए कि उसके जड़ में नहीं लगे। जड़ में जब ये लगेगा तो सूख जाएगा। एक चीज याद रखने वाला बात कि भारत में जो चाय बनती है उसमें दार्जिलिंग का नाम सुने होंगे, जलपाईगुड़ी, ये दो जगह जो बनती है पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी, हाँ, ये दो जगह जो बनती है, सॉरी उत्पादन जो होती है चाय, ये विश्व विख्यात, अर्थात इधर भी अगर देखिएगा चाय लीजिएगा तो उस पर लिखा होगा दार्जिलिंग की चाय, अर्थात दार्जिलिंग की चाय विश्व विख्यात है। तो शायद चाय आपने समझ गए क्या है, नहीं है, कब कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, टोटल चीज समझ गए। अब हम लोग चलते हैं किस पर, कॉफी पर। अच्छा, चाय अभी भी चर्चा हुआ चाय की, और कॉफी पर। कॉफी दुनिया की
दूसरा महत्वपूर्ण पेय फसल है। अब कॉफी के विषय में भी हम लोग उसी तरह से सुन ले। कॉफी भी एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसके ऊपर एक फल होता है और उस फल में बीज पाया जाता है। जब वो फल पकते हैं तो उससे बीज निकाला जाता है और वह बीज को भुना जाता है। भुज, जिसको हम लोग कहते हैं भुजना, उसी को इस शब्द में, हिंदी के शब्द में भुनना कहते हैं। उसको भूजा जाता है, भूज कर उसको पीसा जाता है बढ़िया से। अब पीस कर जब उससे पाउडर तैयार हो जाता है तो वही पाउडर को कहा जाता है कॉफी। और ठीक कॉफी का उपयोग उसी तरह से होता है जिस तरह से चाय का होता है। जहां चाय पत्ती का प्रयोग किया जाना चाहिए तो उस जगह पर कॉफी, वही पाउडर जो होता है, उस पाउडर का उपयोग होने लगता है। तो उससे जब तैयार होगा तो उसको क्या कहा जाता है? कॉफी। कॉफी थोड़ा सा कड़क होता है, अर्थात इस जो भुना जाता है ना, इसका स्वाद थोड़ा सा बदल जाता है। चाय उससे, इससे कड़क में थोड़ा सा कम होता है। दोनों में लगभग सेम ही चीज पाया जाता है। ग्रीन टी क्या जी, ग्रीन टी ग्रीन टी नहीं, वो तो एक अलग नाम हो गया ना। उसमें नहीं, आयुर्वेदिक नहीं, वो तो एक स्टैंडर्ड जमाना में जो है उसमें कुछ मिला के उसको ग्रीन हरा कुछ कर दे तो अलग बात हो गया। लेकिन उसकी ओरिजिनल तो वही माने कि गेरुआ टाइप में, हल्का गेरुआ टाइप में जो रंग होता है उसका दूध में देने के बाद वही होता है। नहीं, दूध में नहीं दिया जाता है। नहीं, वो गर्म पानी जो दिया जाता है, गर्म पानी करके वो पत्ता रहता है। अरे महाराज, चाय जो बनते हैं, चाय जो बनाते हैं हम लोग, तो उसमें दूध पानी मिलाते हैं ना, तब और उस चीज कौन चीज का नहीं, हम ये समानता ही कर रहे हैं कि उसका रंग ये होता है। उसके बाद उधर जो करे उसको जो नाम दे वो तो अलग उसका नाम हो गया। वो लोग का अपना दुकानदार सबका नाम होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसका? कॉफी। कॉफी में भी इसके लिए तापमान लगभग चाय के जैसे ही होती है, अर्थात इसके लिए भी लगभग समान तापमान, थोड़ा सा उससे ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा उच्च तापमान उसको माना जाता है कि इसके लिए थोड़ा सा उच्च तापमान की जरूरत होती है। लेकिन एक चीज है इसके लिए, कॉफी के थोड़ा सा कोमल भी होते हैं, उसको गर्मी भी चाहिए लेकिन थोड़ा सा धूप उतना नहीं चाहिए, इसको छांव की जरूरत होती है। अर्थात अधिकांशतः जहां कॉफी होता है, बढ़िया जो किसान होते हैं कॉफी उत्पादन करने वाले, तो उसके मेर समझते हैं क्या होता है? आयर जिसको कहते हैं, उसको मेर कहता है। मेर पर पेड़ लगाया जाता है, इधर वाला पीपल या अन्य पेड़ लगाया जाता है ताकि उसके जो छांव हो तो उस पर पड़े, और उसमें इसका उत्पादन काफी अधिक होता है कॉफी का। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कॉफी की किस्म है कुछ। कॉफी के 3 किस्में हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात कंपैरिजन की दृष्टि से ये किस्म को याद रखना है। 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। ये तीनों किस्म है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। कौन कौन? अरेबिका और रोबस्टा। ये कॉफी के तीनों किस्म है। इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग कभी कभी कि ये क्या है, नहीं ये तीनों इसका याद करना, अर्थात कंपटीशन की दृष्टि से ये 3 महत्वपूर्ण चीज है। कॉफी से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है। एक चीज और बता देते हैं आप, कॉफी के जो बागान होते हैं ना, उसको भी यही 3 है, 1 4। कॉफी के बागान को फेजेंटा कहा जाता है, याद रखिएगा, कॉफी के बागान को फेजेंटा कहा जाता है। ये 4 चीज आपको दिमाग में रखना है कॉफी के संबंध में। तापमान देखिए कि क्या कुछ हो रहा है, इसमें झाड़ीदार पौधा होता है, ये भी दे देगा कि पौधा उसे किस तरह से पौधा क्या होता है वो भी बताएगा। अब मैं थोड़ा सा इसका उत्पादन की बात कर दूं तो सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। उसके बाद कोलंबिया में, तीसरा नंबर आपका भारत होता है, जान देश है, ये सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। यहाँ सर लेकिन एक चीज और है, इसका वर्षा जो है इसका अधिक चाहिए था। वर्षा 150 से लेके 200 सेंटीमीटर तक इसकी वर्षा चाहिए। तो कॉफी का आपने देख लीजिए एक बार फिर से हम ऑब्जेक्टिव टाइप में करते हैं कॉफी का, एक मिनट से पूछिएगा, कॉफी का फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप में हम करते हैं कि कॉफी झाड़ीदार पौधा होते हैं जिसके ऊपर लगे फल में से बीज में से तैयार किया जाता है, पीस के तैयार किया जाता है पहला। दूसरा आपके महत्वपूर्ण जानकारी हो क्या कि कॉफी के लिए वर्षा और तापमान की जरूरत होती है। तीसरा, इसके लिए भी ढालनुमा भूमि की जरूरत होती है। चौथा, कि इसको छायादार में अधिक विकास करते हैं, अर्थात पेड़ के छाया में भी इसकी खेती अगर किया जाए
तो ये बेटर होगा। खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ब्राजील, दूसरा में कोलंबिया और तीसरा में भारत एवं अन्य देश। अर्थात क्लियर हो गया कि दुनिया के जो 7 महत्वपूर्ण फसल है, धान, गेहूं, मक्का, कपास, जूट, चाय, कॉफी, ये सातों को आपने डिटेल से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे। अब अगला क्लास में हम कृषि के साथ विकास है, नहीं कृषि के विकास बताएंगे। क्या इसमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत है इस सातों में? नहीं ना, तो सातों का दिक्कत नहीं है, तो सातों होमवर्क रह गया। कल इसमें से ये जो चुलबुलिया क्वेश्चन जो बताए थे हम, बताए थे चुलबुलिया क्वेश्चन, वो पूछेंगे कोई भी चुलबुलिया क्वेश्चन, सबका अलग अलग चुलबुलिया क्वेश्चन का तात्पर्य है जो क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम दिया।